और उधर सारथी सारे केसेस में एक चीज कॉमन नोटिस करता है कि किलर सबको मारकर साथ वाले तालाब में कहीं पे भी डंप कर देता है। तो उसे लगता है कि अब्दुल को जहाँ पे किडनैप किया था उसके आसपास ही किसी तालाब में उसकी बॉडी को डंप किया होगा। तो इसीलिए वो लोग गांधीनगर के पास उस तालाब के पास चले जाते हैं और वहां पर उसकी बॉडी को सर्च करने लगते हैं। और वहीं पर बृंदा चली जाती है एनजीओ आनंद से मिलने, और आनंद को जाना होता है कॉलेज। तो बृंदा और आनंद साथ में जाते हैं और बृंदा उसे सब कुछ बताती है जाते वक्त कि कैसे वो 2 दिन से उसका पीछा कर रही है और उसे कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं मिला जिससे कि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस मिले। और फिर बृंदा उसे बताती है कि एक क्रिमिनल हमेशा अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बना लेता है जो उसे लोगों को दिखानी हो, लेकिन अंदर से वो एक क्रिमिनल ही होता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा। और आनंद कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, एनजीओ चलाता हूँ और कॉलेज जाता हूँ, दैट्स इट। फिर बृंदा उससे पूछती है कि क्या आप भगवान में मानते हैं, और आनंद कहता है कि मैं भगवान में नहीं मानता, लेकिन मेरे पिताजी मानते हैं। और अब दूसरी तरफ उसी किलर का सीन होता है जहाँ पर पुलिस वाले उसको ले जा चुके होते हैं। वहां पर वो सबसे रिश्वत लेते हैं जिन भी लोगों को पकड़ रखा था, लेकिन इस किलर के पास कोई पैसे नहीं होते। और फिर वो पुलिस वाले उसका बैग चेक करते हैं, उस बैग में से कुछ खिलौने निकलते हैं और साथ में ही एक वो डोल निकलती है जो कि चीनी की होती है। और फिर पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि ये कैसी डोल है, तो कोई काला जादू करता है क्या। किलर अब रोने लग जाता है और अपनी डोल वापस मांगता है। और पुलिस वाले उसे रोते देखकर, इस हालत में देखकर वो डोल उसे वापस दे देते हैं और उसे पागल समझकर पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देते हैं बिना उसका नाम पूछे। और दूसरी तरफ आनंद का लेक्चर चल रहा होता है और बृंदा बाहर से उसे सुन रही होती है, और वो लेक्चर पेरेंट्स और न्याय के बारे में होता है। बृंदा को ये सब बातें सुनकर अपने पापा की याद आ जाती है, जब बचपन में उसके पापा उसे समझाते हैं कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई हमें हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। और अगर अपनी जिंदगी में तुम कभी भी किसी के लिए कुछ कर सकते हो उसके अच्छे के लिए, तो तुम जरूर करो। और फिर बृंदा ये सब बातें सुनकर अपने पापा से कन्फेस करती है आज उसने अपने पापा के पर्स से कुछ पैसे चुराए थे। और कृष्णमूर्ति अब बृंदा से कहते हैं कि आज तुम्हारे अंदर की अच्छाई जीत गई, तुमने मुझे सच बताकर झूठ को जीतने नहीं दिया। और इस तरह से बृंदा उनसे लेसन लेती रहती है। और अब बृंदा कृष्णमूर्ति को अपने पापा की जगह दे देती है और उन्हें पापा भी कहने लगती है। लेकिन आगे चलकर एक दिन आता है जहाँ पर उनका डोर नॉक होता है। बृंदा दरवाजा खोलती है और उन्हें पता चलता है कि उसके पापा अब नहीं रहे, वो किसी लड़की को बचाते बचाते मर गए। और फिर बृंदा और उसकी छोटी बहन और उसकी माँ मोजरी जाते हैं और वहां पर उन्हें अपने पापा की डेड बॉडी दिखती है और वो लोग बहुत रोते हैं। और दूसरी तरफ बृंदा और आनंद दोनों की कन्वर्सेशन बढ़ती जाती है। बृंदा डिनर पे उसके घर भी आ जाती है ताकि आनंद के बारे में वो और चीजें जान सके। और अभी तक बृंदा को यही लग रहा था कि शायद उसने गलत समझा, आनंद एक अच्छा लड़का है जो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। और उधर सारथी और उसकी टीम को दिन रात ढूंढने के बाद वहां पे तालाब में डेड बॉडी मिल जाती है। और फिर बृंदा भी वहां पे पहुंचती है। उस स्पॉट पे पहुंचते ही बृंदा अभी सारथी से बात कर ही रही होती है, लेकिन उसे एक और कॉल आता है और बृंदा वहां से भाग जाती है। और फिर वहां पे हमें पता चलता है कि आनंद के पापा का मर्डर हो गया। फिर बृंदा को बहुत बुरा लगता है कि वो उन्हें नहीं बचा पाई और वो आनंद पे शक करती थी, लेकिन जो सस्पेक्ट था वही अब विक्टिम बन चुका है, क्योंकि उसके पापा की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी थी और आनंद की हालत बहुत खराब हो गई। और एसआईटी में एसीपी को भी बहुत डांट पड़ती है कि तुम्हारी ऑफिसर बृंदा वहां पर क्या कर रही थी, जब तुम्हें कहा गया था कि आनंद से कोई पूछताछ नहीं होगी, फिर तुम उसके पीछे क्यों लगे हुए। और फिर दूसरी तरफ चेक पोस्ट पे बृंदा की बहन और उसके दोस्तों की गाड़ी रोक ली जाती है जिसमें दारू की बोतल्स पड़ी हुई थी और वो लोगों ने नशे कर रखे थे। और उस चेक पोस्ट पे एसआई सुलेमान भी होता है और उसे मौका मिल जाता है बृंदा को डाउनग्रेड करने के लिए और उसे सुनाने के लिए। इसीलिए वो बृंदा की बहन को और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। और फिर बृंदा को कॉल करते हैं। बृंदा पुलिस स्टेशन आती है और सुलेमान सर से माफी मांगती है और कहते हैं कि जरूर कोई ना कोई गलतफहमी रही होगी, मेरी बहन ऐसी नहीं है और वो नशे नहीं करती। और सुलेमान उसकी एक नहीं सुनता और उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जाता है और वो उसकी बहन को बहुत कुछ कहता है। और ये सब सुनने के बाद बृंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो सुलेमान को पकड़ के उसे पीट देती है। और नेक्स्ट डे एसआईटी में उन दोनों को बुलाया जाता है। बृंदा और सुलेमान अब एसीपी के सामने खड़े होते हैं और डांट सुन रहे होते हैं कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में क्यों लड़ रहे हो। और फिर सुलेमान झूठ बोलता है कि उसकी बहन ने नशे कर रखे थे और उनके पास से दारू की बोतल्स और गांजा भी मिला है। और एसीपी कहता है कि मुझे सब पता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें एसआईटी में आना है ना तो ठीक है, तुम एसआईटी में आ जाओ। और वो बृंदा से कहता है कि तुम 2 हफ्तों के लिए सस्पेंडेड हो, क्योंकि तुम्हें सीखना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं और सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं सिस्टम के अंदर रह के। और अब बृंदा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। बाहर उसे सारथी मिलता है। सारथी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन बृंदा उस पर भी चीख देती है, चिल्ला देती है और फिर कहती है कि अब तुम्हारा एसआई सुलेमान तुम्हारी टीम में आ चुका है, तुम उसके अंडर काम करो। यही चाहते थे ना, तुम प्रमोशन के लिए उसके आगे पीछे घूमते थे, अब उसी का कहना मानो और मेरे बिना ये केस सोल्व करके दिखाओ। और फिर बृंदा घर जाती है। चुटकी बृंदा पे चिल्लाती है कि तुम क्यों आई थी पुलिस स्टेशन। और फिर बृंदा कहती है कि तुम कभी तो किसी दूसरे का सोच लिया करो, थोड़ा तो सुधर जाओ। और बृंदा और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी तो अपने रूम में जाती है और सारी केस फाइल्स को उलट पुलट कर देती है और तोड़फोड़ कर देती है। और
फिर वृंदा जाती है आनंद के घर। उनके बीच में काफी बातें होती है और वृंदा कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो गया। लेकिन आनंद कहता है कि मेरे पापा की मौत की वजह तुम नहीं हो, तुमने उन्हें नहीं मारा है, तो तुम गिल्टी मत हो। लेकिन वृंदा कहती है कि अगर मैं यहाँ पे होती तो शायद मैं उन्हें बचा पाती। और फिर वृंदा वहां से निकल जाती है। अपने घर जाते वक्त वो ऑटो से रेलवे लाइन में क्रॉस करती है और वहां पे सीसीटीवी कैमरा देखती है और फिर उसे याद आता है कि गांधीनगर में भी तो रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर रेलवे लाइन के आसपास कहीं ना कहीं कैमराज होंगे। और वो सारथी को कॉल करती है और उसे कहती है कि गांधीनगर के पास भी बिल्कुल ऐसा ही रेलवे लाइन है और वहां पर भी सीसीटीवी कैमराज होंगे, तो हमें वो चेक करने चाहिए। लेकिन सारथी उससे नाराज होता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। और वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद सारथी और वृंदा को पता चलता है कि उसी सेम दिन पे एक गाड़ी रेगुलरली वहां से 2 से 3 बार आ जा रही है। और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि पुलिस उस गाड़ी को और उस बंदे को अरेस्ट भी कर लेती है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां उन्हें जाकर पता चलता है कि वो ड्राइवर तो पागल था और उन्हें नहीं लगता कि वो एक सीरियल किलर हो सकता है। और उस पुलिस स्टेशन से उन्हें उस किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि ना तो उसने अपना नाम बताया था और ना ही पता। लेकिन उसे फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं और वो फिंगरप्रिंट वहां से ले जाते हैं। और वृंदा सारथी से पूछती है कि क्या हम अपने डेटाबेस में चेक करके पता चला सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट किसके हैं। सारथी कहता है हाँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर वो फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं किसी ठाकुर नाम के आदमी से, जो कि लालापुर में रहता है। और फिर अब रात को ही वृंदा और सारथी लालापुर के लिए निकल जाते हैं और वहां पे सारे गांव वालों से पूछते हैं ठाकुर के बारे में, लेकिन कोई भी ठाकुर के बारे में कुछ नहीं बताता। और गांव वाले वृंदा और सारथी को कहते हैं कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। वो लोग जाने ही वाले होते हैं, लेकिन गांव में से ही एक आदमी आकर उन्हें बताता है ठाकुर के बारे में कि किसी के भी पैदा होने के साथ ही भगवान उसके नसीब को लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर पैदा हुआ उसकी माँ मर गई, तो लोगों का कहना है कि ठाकुर अपनी माँ को खा गया और यही बात से उसकी नानी बचपन से ही उससे नफरत करती थी। और इस गांव के पुजारी ने भी यही कहा है कि इसके ऊपर कोई काला साया है और इसने अपने पिछले जन्म में 12 लोगों की हत्या करी है। और अब सारे गाँव वाले ठाकुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसकी नानी भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। गाँव में कुछ भी होता था, किसी की मौत होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई पैंडेमिक आता था, महामारी आती थी, सब ठाकुर को आकर गालियां देते थे और उसी को ब्लेम करते थे। उसकी नानी उसकी बहुत पिटाई करती थी और उसके नाना सिर्फ उससे प्यार करते थे। पूरे गांव में कोई भी उसे ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था। और उसकी नानी उसे घर के बाहर एक खूंटे से बांध के रखती थी। और एक दिन ठाकुर के नाना भी मर गए और ठाकुर उस दिन बहुत रोया। और अब उसकी नानी इस बात के लिए भी ठाकुर को ही ब्लेम करती है। और फिर गाँव वाले और एक पुजारी मिलकर ये फैसला करते हैं कि ठाकुर की बलि दे दी जाए, तभी इस पूरे गांव का उद्धार होगा और इस गांव में सारी चीजें नॉर्मल आ पाएंगी। और ये वही गांव था जहां पे उस पक्षी वाले रिचुअल को माना जाता था और वो बर्ड भी वहीं पे था जो कि मरने के बाद ठाकुर का मांस खाने वाला था। लेकिन ऐसा होता नहीं और वो जितने भी पुजारी थे वो सारे टकले थे, इसलिए ठाकुर सबको मारने से पहले मुंडन करता था और फिर उन्हें मारता था। पर ठाकुर किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाता है। ठाकुर अपनी नानी से हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी नानी उसकी कोई हेल्प नहीं करती और उसको गालियां देती है। ये सब देखकर ठाकुर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी नानी को ही मार देता है और वहां से भाग जाता है और गांव वालों को भी जला देता है। और ये सब बातें बताकर और ठाकुर के खिलाफ उसके पास जो भी फोटोग्राफ्स और सबूत होते हैं वो वृंदा और सारथी को पकड़ा देता है और वो वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर वृंदा देखती है कि उसकी माँ उसके रूम में होती है और रूम सेट कर रही होती है और वो शीशा भी जो टूट चुका था उसको भी सेट कर रही होती है। फिर वृंदा की नजर एक न्यूज़पेपर पे जाती है और उसे पता चलता है कि जितने भी लोग अभी तक मिसिंग थे, ये सीरियल किलर उनकी जगह पे जाकर जितने भी रिलीजियस इवेंट होते थे, मेला था या फिर कुछ भी होता था, वहां पर जाकर मल्टीपल लोगों को एक साथ मारता था। और ये वो लोग होते थे जो भगवान में मानते थे। ये सब पता करने के बाद वृंदा उसी रात को सारथी के घर जाती है और उसे ये सारी चीजें बताती है और ये उसे ये भी कहती है ये कोई सीरियल किलर नहीं है, ये एक मास मर्डरर है जो उन्हीं लोगों को मारता है जो कि भगवान में मानते हैं। और फिर हम देखते हैं उसी किलर को एक बस में जाते हुए। वो उसी बस को लेके जा रहा होता है जो कि एक रिलीजियस इवेंट पे सब लोग जा रहे होते हैं। देखते देखते वो पुल से नीचे उस बस को गिरा देता है और वो सब लोग मर जाते हैं। और वो वहां से एक साइड पे निकल के बैठ जाता है और गीले कपड़ों में से अपना फोन निकाल कर कॉल करता है आनंद को। और आनंद को वहां पे वो सत्या कहकर बुलाता है और आनंद उसे ठाकुर कहता है। और फिर वो कहता है कि सत्या हमारा काम हो गया। आनंद ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने लोगों को ये न्यूज़ देता है कि हमारा एक और काम हो गया। और उसके जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आनंद कहता है कि जो लोग भी आज मरे वो सब भगवान को मानते थे, क्या उनका भगवान आया उनको बचाने के लिए? और फिर आनंद कहता है कि हम सिर्फ इन्हीं को खत्म नहीं कर रहे, हम उन सब लोगों को मिटा देंगे जो लोग भगवान को मानते हैं और फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा और फिर हम डिसाइड करेंगे कि भगवान है या फिर नहीं। और फिर से फ्लैशबैक आता है और एक
जुवेनाइल का सीन दिखता है जहाँ पे आनंद उर्फ सत्या एक न्यूज़पेपर लेकर बैठा होता है जिसमें वही फ़ोटो होती है जहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन दोनों को मार दिया गया था और उस जंगल में आग लग गई थी और वो इस न्यूज़ को देखकर सैड होता है। और फिर हम देखते हैं कि जुवेनाइल में एक नया लड़का आया है जिसने अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लिया है और सबके कहने पर भी वो टॉयलेट से बाहर नहीं आता। वार्डन, गार्ड और सारे बच्चे बहुत ट्राई करते हैं लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता। फिर रात को सत्या वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बाहर आओ। और उसकी बात सुनकर वो बंदा बाहर आ जाता है और फिर सत्या उसे खाना देता है और वो खाना खाता है। दूसरे दिन फिर से वो अपने आप को टॉयलेट में बंद करता है। रात को सत्या उसे फिर निकालता है और उसे खाना खिलाता है और उसे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया। और फिर वो बंदा बताता है कि मेरा नाम ठाकुर है और मैंने अपने पिछले जन्म में 12 लोगों को मारा है और इसीलिए मेरी नानी और पूरे गाँव वाले मुझसे नफरत करते हैं और मुझे बहुत मारते भी थे और इसलिए मैंने अपनी नानी को मार दिया और गांव वालों को भी मार दिया। और फिर सत्या पूछता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा कि तुमने अपने पिछले जन्म में 12 लोगों को मारा है। और फिर ठाकुर कहता है कि पुजारी ने ऐसा कहा है और सत्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब लोग झूठ बोलते हैं और तुम्हें मारने कोई नहीं आएगा और अगर किसी ने भी तुम्हें मारा तो मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और यहाँ से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। और फिर प्रेजेंट डे में दिखाते हैं कि ठाकुर ने जिस बस को गिराया था वहाँ पे सब लोग मर चुके हैं और वहाँ पर एसआईटी टीम आती है और फिर एसीपी कहता है कि बृंदा जैसा तुमने बोला था सेम वैसा ही हुआ है और वो माफ़ी भी मांगता है बृंदा को सस्पेंड करने के लिए और सस्पेंशन में भी उसने इस केस पे काम करना जारी रखा, इसलिए उसको अप्रिशिएट भी करता है और सॉरी भी कहता है और साथ में ही उसे टीम हेड भी बना देता है। बृंदा और सारथी जाकर उस बस यूनिट में पूछते हैं कि तुमने ये ड्राइवर कैसे हायर किया था और फिर वो बताते हैं कि अचानक से ही एक दिन पहले ही उन्होंने ये ड्राइवर हायर किया था बिना कोई पूछताछ किए क्योंकि उनको अर्जेंटली ड्राइवर चाहिए था। और सेम ऐसे ही वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जाके पूछते हैं जहां पर वो पुल गिरा था, वहां पर भी उन्हें पता चलता है कि किसी ने बिना पूछे ही उस बंदे को रख लिया था और फिर उसके बाद ये हादसा हो गया। और फिर हम आनंद और उसके एनजीओ के लोगों को देख रहे हैं जो कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे और फिर वो बताता है कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी बहन को जला दिया गया, मेरी माँ को मार दिया गया और आप लोग मेरे साथ आज इसीलिए हो क्योंकि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे और भगवान के नाम पे। और अब हम उन सब लोगों को मार देंगे जो भगवान के नाम पे ऐसा करते हैं और भगवान में मानते हैं। और फिर रात में हम देखते हैं आनंद और उसके बंदे और ठाकुर साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और फिर ठाकुर आनंद से सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से उसकी एटीएम स्लिप वहाँ पर मिली और वो फंस जाता, लेकिन आनंद उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं फंसूंगा, हम तक पहुँचना इतना ईजी नहीं है और ये मेरी अकेली की जंग नहीं है, ये जंग ऐसी है कि अगर मैं नहीं भी रहा तो भी ये जरूर पूरी होगी। और इतने में ही बाहर से उसका एक बंदा आता है और कहता है कि ऐसा ही बृंदा उससे मिलने आई है और ये सुनकर ठाकुर थोड़ा पैनिक हो जाता है और उसे लगता है कि अब बृंदा उन्हें अरेस्ट कर लेगी। और फिर आनंद बहुत ही शांति से उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, तुम लोग ठाकुर को लेकर अंदर चले जाओ। और फिर बृंदा आनंद को इन मास मर्डर के बारे में बताती है और उसे कहती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उसके फादर की मौत इस चीज़ से कनेक्टेड है। और फिर वो पूछती है कि क्या आप लोग कहीं पे जाने का प्लान कर रहे थे, किसी रिलीजियस जगह पे, या फिर कुछ ऐसा इवेंट प्लान कर रहे थे जो भगवान से जुड़ा होता है। आनंद कहता है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, मुझे एनजीओ का थोड़ा काम है, आप लोग जाइए, अब मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। फिर बृंदा थोड़ा इंसिस्ट करती है ताकि उन्हें इस केस में हेल्प मिल जाए। फिर आनंद थोड़ा सोचने के बाद उससे बताता है कि हाँ, मैंने जगन्नाथ की 2 टिकट्स बुक करी थी कुछ टाइम पहले, लेकिन उसके बाद पापा के साथ ऐसा हो गया, इसीलिए मैंने वो कैंसिल कर दी और हम नहीं जा पाए। फिर बृंदा उसे थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम चुटकी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ और दोस्तों के साथ एक क्लब में होती है और उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ मिसबिहेव करता है और फिर उसको अब्यूज़ भी करता है और सबके सामने उसकी इंसल्ट भी करता है। ये सब के बाद वहाँ पे बृंदा आती है और वो सेम उसके बॉयफ्रेंड को उसी तरह से इंसल्ट करती है जैसे उसने उसकी बहन के साथ किया था और फिर उसे कहती है कि आज के बाद मेरी बहन के आसपास दिखाई मत देना वरना छोड़ूंगी नहीं। और ये सब देखकर बृंदा की बहन को अब अपनी गलती की रियलाइजेशन होती है, वो चुटकी को वहाँ से लेकर चली जाती है। घर जाते वक्त बृंदा से वो सॉरी भी कहती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि बृंदा उसको बड़ी बहन की तरह प्रोटेक्ट करती है और उन दोनों का बॉन्ड भी अब थोड़ा अच्छा हो जाता है। और उधर पूरी एसआईटी टीम को अब आगे ठाकुर के खिलाफ कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। फिर बृंदा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती है और वहाँ पे कह देती है कि मैं ठाकुर के बारे में सब कुछ जानती हूँ और ठाकुर ही ये सब कुछ कर रहा है। तुमने जितने भी लोगों को मारा है ये तो मुझे पता ही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुमने अपने पिछले जन्म में 12 लोगों को मारा है और मैं उन्हीं में से एक हूँ जो अब मैं तुम्हें मारने आई हूँ, तो तुम अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे क्योंकि मैं तुम्हारी मौत हूँ।
और ये सब कहने के बाद वो अपने घर वालों को अंडरग्राउंड कर देती है और खुद भी घर पे रहती है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने घर के आसपास सारे पुलिस वालों को लगा देती है। और ठीक जैसे वृंदा ने सोचा होता है वैसे ही होता है। ठाकुर आनंद के एनजीओ में होता है और ये सारी न्यूज़ सुन लेता है और फिर इसके बाद उसको अपना पास्ट कनेक्शन याद आ जाता है और उसे सारी चीज़ें याद आती है जो गाँव वालों ने उसके साथ करी होती है और जो पुजारी ने कहा होता है कि 12 लोगों में से ही कोई ना कोई उसको मारने आएगा। और ये सब बातें उसको याद आती है और वो सारी तोड़ फोड़ कर देता है, टीवी तोड़ने लग जाता है। ये सब देखकर आनंद को लगता है कि इसकी वजह से हम फंस सकते हैं क्योंकि ये अब वृंदा को मारने की कोशिश करेगा। फिर अब वो अपने बंदे को कहता है कि इसे एनजीओ से कहीं दूर सेफ जगह पे ले जाओ और ठाकुर उसकी बात मान लेता है और वो वहां से कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। रात में उसका बंदा ठाकुर को लेकर कहीं जा रहा होता है। रास्ते में वो गाड़ी रोकता है ढाबे से खाने के लिए कुछ लाने को, लेकिन ठाकुर के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि वृंदा उसको मार देगी। फिर वो निकल जाता है वृंदा को मारने के लिए गाड़ी लेकर। फिर वो वृंदा के घर पहुंच भी जाता है और पुलिस वालों को पता भी चल जाता है कि ये ठाकुर वहां पे पहुंच चुका है। लेकिन वहां पर पुलिस वालों का एक वॉकी टॉकी गिरा होता है और उसमें आवाज आ रही होती है। ठाकुर वो सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप था। फिर वहां से ठाकुर भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचते हैं और फिर ठाकुर वहां से भी उनसे लड़के भाग जाता है और वृंदा ठाकुर का पीछा करती है और ठाकुर और वृंदा के बीच में बहुत लड़ाई होती है और किस तरह से वृंदा को ठाकुर धक्का मार देता है और वृंदा नीचे गिर जाती है और वो रोड से वृंदा को मारने ही वाला होता है। उतने में सारथी पीछे से गन चलाकर ठाकुर को मार देता है। लेकिन ठाकुर मरने से पहले वृंदा से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। और उसके बाद पूरी एसआईटी टीम बहुत खुश होती है और सबको लगता है कि उन्होंने केस सॉल्व कर दिया क्योंकि ठाकुर अब मर चुका है। लेकिन उसके बाद वृंदा और सारथी दोनों ठाकुर की डेड बॉडी देखने के लिए मॉर्चरी में जाते हैं और वहां पर उसके सामान में से फोन निकालते हैं और उसमें वृंदा नोटिस करती है कि मरने से पहले ठाकुर को कुछ कॉल्स आई थी। सेम नंबर से ही ठाकुर को उन मिसिंग बंदों के टाइम पे भी कॉल्स आई हैं और वृंदा को कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर लगता है। और फिर वृंदा को एकदम से याद आता है कि मरने से पहले ठाकुर ये पूछ रहा था कि तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो। और फिर वृंदा आइडिया लगाती है कि ये ठाकुर अकेला नहीं बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। और फिर ये लोग ठाकुर की बॉडी पे सत्या के नाम का टैटू देखते हैं और वो पता लगाते हैं कि सत्या आखिर कौन है। जुवेनाइल में पता करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक सत्या नाम का लड़का होता था जो ठाकुर का दोस्त था, लेकिन सत्या को अडॉप्ट कर लिया था किसी ने और सत्या को जिसने अडॉप्ट किया था उनका नाम था कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति और कोई नहीं बल्कि वृंदा के पापा होते हैं। फिर वृंदा अपने घर जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि सत्या कौन है। वृंदा की माँ कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उसे इंसिस्ट करती है और उसे कहती है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, शायद इसीलिए आप मुझे नहीं बता रहे हैं, आप बताओ सत्या कौन है। फिर वृंदा को उसकी माँ सब सच बता देती है कि वो कोई और नहीं तुम्हारा अपना भाई है कृष्णमूर्ति, यानी कि तुम्हारे पापा ने ही उसे अडॉप्ट किया था। वो हमेशा से चाहते थे कि तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी क्योंकि तुम्हारा भाई एक क्रिमिनल था, उसने अपने पूरे गांव को जला दिया था और मैं नहीं चाहती थी कि तुम पर उसका कोई भी साया पड़े और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती थी। और फिर पास में कहानी चलती है कृष्णमूर्ति और सत्या की। कृष्णमूर्ति आते हैं सत्या को जेल से लेके जाने के लिए, लेकिन सत्या जुवेनाइल से जाने के लिए मना कर देता है। कृष्णमूर्ति उसको बार बार इंसिस्ट करता है कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी वहाँ पर नए सिरे से शुरू कर सकते हो। लेकिन सत्या नहीं मानता और फिर ठाकुर उसे समझाता है कि तुम अच्छे लड़के हो, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो, तुमने स्कोर भी बहुत अच्छा किया है, तो तुम बाहर जाओ और बाहर की दुनिया देखो और कुछ समय बाद तुम मुझे भी यहाँ पे लेने आ जाओ। और ये सब सोचकर सत्या कृष्णमूर्ति के साथ चला जाता है। कृष्णमूर्ति उसकी एडमिशन करवाता है और फिर वहाँ पर वो हॉस्टल में रहता है और कृष्णमूर्ति उसे कपड़े, पैसे, जूते सब कुछ भेजता है और उसकी बहुत केयर करता है और टाइम टाइम पे उसे मिलने भी आता है। लेकिन सत्या को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और सत्या उसकी भेजी हुई कोई भी चीज नहीं लेता और पैसे भी साइड में रख देता है और वो बार बार उनसे यही पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि अभी भी सत्या एक अच्छा इंसान नहीं बना था, अभी भी उसके मन में वही सब बातें थी, अभी भी वो एक क्रिमिनल था। लेकिन जुवेनाइल से बाहर आकर बाहर की दुनिया में भी सत्या यही देखता है कि कैसे भगवान के नाम पे लोग पाखंड करते हैं और एक दूसरे को हरास करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति धीरे धीरे उससे लाइफ के लेसन देते रहते थे और उसे सही राह पे चलने को कहते थे। सत्या का बॉन्ड अब कृष्णमूर्ति के साथ धीरे धीरे ठीक हो रहा था और सत्या एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा था, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था और अब कृष्णमूर्ति अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब ग्रेजुएशन के बाद मैं उसे अपने घर ले आऊँगा क्योंकि वो मेरे बेटे की तरह है और अब मैं उसे सब सच बता दूंगा कि वो वृंदा का भाई है। लेकिन अब ग्रेजुएशन के दिन कृष्णमूर्ति सत्या को लेने जाते हैं, लेकिन सत्या उस टाइम पे अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा होता है जो कि प्रॉब्लम में होता है। उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड अब प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी कम्युनिटी वाले उनकी मैरिज के लिए अग्री नहीं है, इसीलिए वो लड़की को मारने जा रहे हैं। और फिर वो सत्या से हेल्प मांगता है कि वो किसी भी तरह से जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को बचा ले।
तो सत्या और कृष्णमूर्ति दोनों एक साथ जाते हैं उस लड़की को बचाने के लिए। लेकिन कृष्णमूर्ति और सत्या जब तक वहां पे पहुंचते हैं तब तक वो लोग उस लड़की को मारने वाले होते हैं और उसकी माँ पूरी तरह से गिड़गिड़ा रही होती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं मानते। फिर सत्या ये सब देखकर बीच में जाके खड़ा हो जाता है और उन्हें कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते और उनको धमकी देने लगता है। कृष्णमूर्ति वहां पे जाता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। सत्या को कहता है कि तुम अपनी तलवार नीचे फेंक दो। सत्या तलवार नीचे फेंक देता है, लेकिन कृष्णमूर्ति उनको बताता है कि किसी भी कम्युनिटी के भगवान किसी को भी ये नहीं कहते कि तुम किसी को मारो, और ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये सब सुनकर उस कम्युनिटी के हेड अपने बंदे को इशारा करते हैं और वो लोग कृष्णमूर्ति को ही मार देते हैं और वो लोग सत्या को भी मारते हैं। लेकिन सत्या मरा नहीं होता, वो इंजर्ड होता है। सत्या की आंखों के सामने ही कृष्णमूर्ति को मार दिया जाता है और साथ ही साथ उस लड़की को भी मार देते हैं, उसकी माँ को भी मार देते हैं। और फिर वही सीन आता है जो हमने पहले देखा होता है। मोर्चरी में कृष्णमूर्ति की लाश होती है और उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इनकी डेड बॉडी के साथ एक लड़का भी मिला है जो कि बुरी तरह से इंजर्ड है, क्या आप उन्हें जानते हैं? लेकिन वृंदा की माँ साफ साफ मना कर देती है कि हमें नहीं पता कि वो कौन है। और फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं वृंदा सारथी के गले लगकर बहुत रोती है जब उसे ये सब पता चलता है। और दूसरी तरफ सत्या भी वो डोल लेकर बैठा होता है जो कि चीनी का डोल होता है, यानी कि वृंदा उसकी बहन का। और अब जब ठाकुर मर चुका था तब सत्या अपने लोगों को कहता है कि अब हमें बहुत कुछ बड़ा करना है, कुछ भी हो जाए, किसी की भी जान जाए, लेकिन हमें हमारा एजेंडा पूरा करना है, हमें हमारा मकसद याद रखना है। और फिर से पास्ट की स्टोरी चलती है और सत्या हॉस्पिटल में होता है और जैसे ही सत्या को होश आता है तो वो देखता है कि कृष्णमूर्ति अब नहीं रहे और हॉस्पिटल वाले उन्हें बताते हैं कि उनकी फैमिली उसे ले जा चुकी है। कृष्णमूर्ति अब उसे अच्छे लगने लगे थे और उसने उन्हें पापा का दर्जा भी दे दिया था, लेकिन अब उन्हीं धर्म को मानने वाले लोगों ने और भगवान को मानने वाले लोगों ने सत्या से कृष्णमूर्ति को भी छीन लिया। और इसीलिए अब सत्या उन्हीं लोगों को इकट्ठा करता है अपनी गैंग में शामिल करने के लिए जो ठीक उसी की तरह है, जिन लोगों का किसी ने भी कोई भी नुकसान किया है भगवान के नाम पे, अपने फैमिली वालों को छीन लिया गया है। और वो अपनी एक गैंग बनाते हैं और फैसला लेते हैं इन लोगों से बदला लेने का। और फिर वो लोग एक एक करके इनको मार देते हैं। सबसे पहले तो उसी बंदे को जाके मारते हैं जिसने कृष्णमूर्ति को मारा। और दूसरी तरफ वृंदा को सारथी समझा रहा है कि अब जो हुआ सो हुआ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और वो उसे समझाता है कि अब उसे इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा क्योंकि सत्या बहुत बड़ा क्रिमिनल बन चुका है। और वृंदा अब खुद को संभालती है और सब चीजों के बारे में सोचती है और फिर उसे अपने पापा की बातें याद आती है और फिर वो डिसीजन लेती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन वो ऑफिस जाती है और ये पता लगाती है कि अब सत्या आखिर कैसा दिखता होगा। वृंदा फिर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और वो बैठ के सिर्फ सोच रही होती है। किसी तरह से उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जहाँ पर कुछ दिन पहले ही उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी जो कि एक किडनी डोनर की थी और वो बॉडी आइडेंटिफाई हुई थी एज अ कबीर आनंद, लेकिन कबीर आनंद तो जिंदा है। और वृंदा एक बार फिर से क्रॉस चेक करने को कहती है कि कबीर आनंद ये नहीं हो सकता। अगर ये कबीर आनंद है तो फिर जो अब कबीर आनंद बन के हमारे सामने है वो कौन है। फिर धीरे धीरे करके वृंदा को सब कुछ समझ आने लग जाता है और फिर उसे पता चलता है कि कबीर ही सत्या है। और जब सत्या को लगता है कि पुलिस अब उसके पास पहुंचने वाली है, उसको पकड़ने वाली है, तो वो ठाकुर को कहकर अपने ही बाप यानी कि आनंद को मरवा देता है ताकि उस पर किसी का शक न जाए और वो सस्पेक्ट से सीधा विक्टिम बन जाए। और फिर वृंदा वो सारी बातें याद करती है जो उसके पापा ने उसे भी कही होती है, लेकिन सत्या से भी कही होती है। और फिर वही बातें आनंद ने भी वृंदा से कही होती है। फिर वृंदा को पूरा यकीन हो जाता है कि आनंद ही सत्य है। फिर वृंदा उसके एनजीओ जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता, सब कुछ खाली होता है, वहाँ पे कोई लोग नहीं होते। और फिर एनजीओ में पहुंचकर उसे एक पैम्पलेट मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि 25 साल बाद दिव्य ज्योति फिर से दिखेगी और वहाँ पर उस ज्योति को देखने के लिए बहुत सारे लाखों करोड़ों में लोग आएंगे। वो एक फेयर की तरह था। अब वृंदा एसीपी को कॉल करती है और उसे बताती है कि आनंद ही सत्य है और वो रिलीजियस प्रोग्राम उन्हें किसी भी हालत में रुकवाना पड़ेगा, वरना वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे। और एसीपी जब वहाँ पे जाकर रिकॉर्डिंग रूम में जाते हैं और वहाँ पर अनाउंसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से सब लोग चले जाए, लेकिन वहाँ पर मंदिर के लोग उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उन्हें कहते हैं चुपचाप बैठे रहो और हमें ये अनाउंसमेंट करने दो, क्योंकि वो लोग कोई और नहीं आनंद के अपने आदमी थे। और वो अनाउंसमेंट ऐसी होती है कि जैसे ही दिव्य ज्योति दिखेगी सब लोग पानी में कूद जाएंगे और स्नान करेंगे। और उसी पानी में आनंद ने और उसके लोगों ने कुछ ऐसा केमिकल सुबह ही मिला दिया था जो कि आग के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगा और सब लोग वहां पर मर जाएंगे। और वहां पर वृंदा आनंद को ढूंढने की कोशिश करती है और ये कोशिश करती है कि उसे वहां पर कोई ना कोई क्लू मिल जाए, लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर सारथी से वृंदा पूछती है कि आखिर ये दिव्य ज्योति जलेगी कहाँ। फिर सारथी उसको पॉइंट आउट करके कहता है कि जंगल की तरफ। और फिर वृंदा को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये दिव्य ज्योति कोई और नहीं आनंद ही जलाएगा। फिर वो जंगल की तरफ भाग जाती है क्योंकि उसे पता है कि ये दिव्य
ज्योति जैसी कोई चीज नहीं है और ऐसा कोई इवेंट नहीं होता, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर सत्या की माँ को और उसकी बहन को 20 साल पहले जलाया गया था। और फिर सत्या को ये लगा था कि उसकी माँ को तो मार ही दिया, लेकिन उसकी बहन को भी जला दिया, इसीलिए वो गाँव के सारे लोगों को जला देता है। और उस टाइम पे किसी को ये लगा था कि दूर गाँव में कहीं पे एक दिव्य ज्योति जल रही है, और तब से लेकर आज तक ये दिव्य ज्योति कभी दोबारा नहीं जली। और अब वृंदा पहुंच जाती है उसी जगह पे जहाँ पर सत्य होता है। सत्या ने वहाँ पे जंगल के बीचों बीच एक टैंक बना रखा था जिसमें कुछ केमिकल था, और वहां से उसी रास्ते से होते हुए वो केमिकल पानी में जा रहा था। सत्या उसको आग ही लगाने वाला था, लेकिन वहां पर वृंदा पहुंच जाती है। सत्या वहां पर उस केमिकल में आग लगाएगा, वहां पे दिव्य ज्योति जलेगी, और वहां पर उसके आदमी जैसे ही लोग पानी में कूदेंगे आग लगा देंगे और सब लोग भस्म हो जाएंगे। फिर वृंदा उसे पीछे से साची कह के बुलाती है। ये सुनकर सत्या चौंक जाता है और वो पीछे मुड़ता है और उसे कहता है, तुम्हें ये नाम कैसे पता? और फिर वृंदा खुद को चिन्नी बुलाती है और सत्या कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम चिन्नी नहीं हो, चिन्नी मर चुकी है और मेरी माँ भी मर चुकी है। और फिर वृंदा उसे सब कुछ सच सच बताती है कि ये सब कैसे हुआ, और जिस इंसान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है उन्होंने मुझे बचाया था, और मुझे और तुम्हें बचाने वाले एक ही इंसान है और वो भगवान का ही रूप है। अब सत्या को बिलीव हो जाता है कि चिन्नी जिंदा है और वृंदा ही चिन्नी है, लेकिन सत्या अब चाह कर भी ये सब रोक नहीं सकता था, और वो कहता है कि वृंदा अब ये एक जंग बन चुकी है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनसे भगवान के नाम पर बहुत कुछ छीना गया है। 20 साल पहले जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैंने क्या क्या सहा है वो मुझे ही पता है, और मैं कैसे रहा हूँ इसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, और अब इसे तुम नहीं रोक पाओगी और मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। ये होना तय है और इन लोगों का मरना भी तय है। और वृंदा उसे समझाने की कोशिश करती है, जो हमारे साथ 20 साल पहले हुआ वही तुम सेम आज इन लोगों के साथ कर रहे हो। इन लोगों का क्या कसूर है कि ये लोग सिर्फ भगवान में मानते हैं? लेकिन सत्या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, और फिर वो अपनी आग वाली लकड़ी उठाता है और उस केमिकल में आग लगाने लगता है। उतने में वृंदा उसको पीछे से गोली मार देती है और वो वहीं पे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है उसके हाथ में वही बचपन का डॉल होता है जो उसने चिन्नी के लिए बनाया होता है। अब वृंदा चलकर सत्या की तरफ आ रही होती है और सत्या को उसमें अपनी वही छोटी चिन्नी दिखाई देती है, और सत्या अपने हाथ से वो डॉल वृंदा को दे देता है। और ये वृंदा सीरीज का आखिरी सीन होता है। और इस सीरीज की अच्छी बात यह है कि आपको क्लाइमेक्स के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आपको इसी सीजन में क्लाइमेक्स भी मिल जाता है। तो अगर आपने भी ये सीरीज देखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना।